नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर हड़प्पा सभ्यता के सारे रहस्य खोलते हैं ताकि एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाया जा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज से। तो ये है वो मशहूर हड़प्पाई मोहर। सोचिए, पत्थर की बनी ये छोटी सी चीज 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस पर एक जानवर बना है और ऊपर कुछ निशान हैं। ऐसे निशान जिन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और बस यही राज है जो इस पूरी सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। क्योंकि देखिए, अगर इस सभ्यता के रहस्य को समझ लिया तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक पर हमारी पकड़ मजबूत हो गई। और आज की ये पूरी चर्चा इसी में मदद करने के लिए है। आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, फिर उनके प्लान किए हुए शहर, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, उनका क्राफ्ट और ट्रेड, और आखिर में हड़प्पा का वो बड़ा रहस्य। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सिविलाइजेशन कब थी और कहाँ थी? किसी भी जवाब की शुरुआत के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के ना 3 फेज थे। एक था अर्ली फेज, जब गांव बसी रहे थे। फिर आया मैच्योर फेज, जो इस सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड था, जब बड़े बड़े शहर बने। और आखिर में लेट हड़प्पन फेज, जब इसका पतन होना शुरू हो गया। हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है ये बीच वाला मैच्योर फेज। इस मैप को देखिए जरा, इससे पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी विशाल थी। मतलब आज के अफगानिस्तान से लेकर गुजरात और वेस्टर्न यूपी तक। इसका स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। अच्छा, तो एग्जाम में इसे लिखना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फिर इसका टाइम पीरियड यानी वो मैच्योर फेज 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद कौन कौन से इलाके थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे गुजरात जैसे राज्य। और हाँ, 2 सबसे बड़े शहरों के नाम तो जरूर लिखने हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बस इतना लिख दिया तो पूरे नंबर पक्के हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे खास बनाती है, और वो है उनके कमाल के एकदम प्लान करके बनाए गए शहर। चलिए समझते हैं इसे। मोहनजोदड़ो जैसे शहर ना 2 हिस्सों में बटे थे। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये कच्ची ईंटों के एक प्लेटफॉर्म पर बना था और चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। शायद यहाँ खास पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो बहुत बड़ा था और जहाँ आम लोग रहते थे। उनकी टाउन प्लानिंग तो कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को एकदम सीधी 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। नालियां ढकी हुई थी। सोचिए, ये लोग साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। ईंटों का साइज हर जगह एक जैसा था और घरों के बीच में प्राइवेसी के लिए एक आंगन होता था। सब कुछ कितना सोचा समझा हुआ लगता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये जो एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था ना, ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में भी मिला है। इससे पता चलता है कि उनकी सिविक प्लानिंग का लेवल कितना ऊंचा था। हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से कनेक्टेड होती थी। उस ऊंचे वाले हिस्से यानी दुर्ग पर मिली सबसे फेमस चीजों में से एक है द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर तालाब जैसा था, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर था, और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल हुआ था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक स्नान के लिए किया जाता होगा। तो एग्जाम में इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शहर के 2 हिस्से बताइए, दुर्ग और निचला शहर। फिर ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों और ढकी हुई नालियों का जिक्र कीजिए। ये जरूर बताइए कि ईंटों का एक फिक्स्ड रेशियो था। और आखिर में द ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल दे दीजिए। बस एक परफेक्ट जवाब तैयार है। चलिए अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा के लोग जीते कैसे थे। मतलब वो खाते क्या थे, उनका समाज कैसा था, और उनके अंतिम संस्कार के तरीकों से हमें क्या पता चलता है। तो खाने में हड़प्पा के लोग कई तरह के अनाज उगाते थे, जैसे गेहूं, जौ और दालें। वो मवेशी, भेड़ बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। हमें जुताई के लिए इस्तेमाल होने वाले बैलों के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और धौलावीरा जैसी जगहों पर तो एक बहुत बड़ा तालाब मिला है, जिससे लगता है कि वो खेती के लिए पानी जमा करते थे। अच्छा, समाज में अमीर गरीब का फर्क था या नहीं, ये पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मिली हुई चीजों को 2 ग्रुप्स में बांटते हैं।
एक यूटिलिटेरियन यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जो पत्थर या मिट्टी से बनी होती थी और हर जगह मिलती थीं, और दूसरी लग्जरी चीजें जो कीमती और मुश्किल से मिलने वाली चीजों से बनती थीं, जैसे फायोन्स के छोटे बर्तन। और ये लग्जरी चीजें सिर्फ मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में मिलती हैं, जिससे लगता है कि समाज में कुछ लोग ज्यादा अमीर थे। हड़प्पा के लोग मरे हुए लोगों को गड्ढों में दफनाते थे। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने भी मिले हैं, जिससे शायद ये लगता है कि वो मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे। लेकिन एक बात साफ है, वो इजिप्ट के लोगों की तरह मरने वालों के साथ कीमती खजाना नहीं दफनाते थे। एग्जाम के लिए इसे कैसे तैयार करना है? सबसे पहले उनके खाने के बारे में बताइए, गेहूं, जौ और जानवर। फिर सोशल डिफरेंस को समझाने के लिए यूटिलिटेरियन और लग्जरी चीजों का एग्जाम्पल दीजिए। और फिर दफनाने के तरीके के बारे में बताइए कि वो गड्ढों में दफनाते थे और कीमती चीजें साथ नहीं रखते थे। ये एक पूरा जवाब बन जाता है। तो चलिए अब हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। वो लोग क्या-क्या बनाने में माहिर थे और कहां-कहां तक उनका व्यापार फैला हुआ था। हड़प्पा के लोग बहुत ही स्किल्ड कारीगर थे। वो तरह तरह की चीजों से मनके यानी बीड्स बनाते थे, जैसे वो सुंदर लाल रंग का पत्थर कार्नीलियन, फिर जैस्पर, तांबा और सोना भी। ये उनके क्राफ्ट्समैनशिप का एक बेहतरीन सबूत है। कार्नेलियन के मनके बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल था। पहले पीले रंग के पत्थर को आग में पकाकर उसका रंग लाल किया जाता था। फिर उसे तोड़ा जाता, बारीकी से तराशा जाता, घिसा जाता, पॉलिश किया जाता और आखिर में उसमें छेद किया जाता था। ये उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को दिखाता है। हड़प्पा के लोग सिर्फ आसपास ही ट्रेड नहीं करते थे। उनके कॉन्टैक्ट्स ओमान और मेसोपोटामिया जैसे दूर के इलाकों तक थे। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट्स में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र है, जहां से कार्नीलियन और तांबा आता था। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेलूहा हड़प्पा का ही इलाका था। एग्जाम में इसे कैसे लिखना है? सबसे पहले चन्हूदड़ो जैसे क्राफ्ट सेंटर्स का नाम बताइए। फिर कौन कौन से मटेरियल यूज होता था, जैसे कार्नेलियन और तांबा, उसका जिक्र कीजिए। मेसोपोटामिया और ओमान के साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स के बारे में लिखिए और सबूत के तौर पर विदेशों में मिली हड़प्पाई मोहरों का जिक्र जरूर कीजिए। चलिए अब इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े रहस्यों की बात करते हैं। उनकी वो लिखावट जिसे कोई पढ़ नहीं पाया, उनका सिस्टम कैसे चलता था और आखिर में वो खत्म कैसे हो गए। हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज भी एक पहेली है। इसमें करीब 375 से 400 सिंबल्स हैं, तो ये तो पक्का है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं थी और इसे शायद राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। जब तक ये स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाती, इस सिविलाइजेशन के कई राज ही रहेंगे। उनके ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए वेट्स यानी बाटों का एक बहुत ही सटीक सिस्टम था। ये बाट ज्यादातर चर्ट नाम के पत्थर से बनते थे और क्यूब शेप के होते थे। जो छोटे बाट थे वो एक बाइनरी सिस्टम पर आधारित थे, मतलब 1, 2, 4, 8, 16 के हिसाब से। ये एक और सबूत है कि उनकी सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज जरूर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक वजह थी। कुछ कहते हैं कि नदियों के सूख जाने या बहुत ज्यादा बाढ़ आने से ऐसा हुआ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो, या शायद जो सेंट्रल पावर सबको एक साथ रखती थी वो खत्म हो गई। हो सकता है कि इन सब कारणों का एक मिला-जुला असर हुआ। तो एग्जाम में इस मुश्किल टॉपिक को कैसे लिखेंगे? ये बताइए कि स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। बाटों की प्रिसिजन के बारे में जरूर बताइए। पतन के लिए किसी एक कारण के बजाय कई संभावित कारण बताइए, जैसे क्लाइमेट, नदियां, बाढ़। और आखिर में बताइए कि 1800 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता की खास चीजें गायब हो गई थीं। तो इस सभ्यता की मेन बातें समझने के बाद अब बारी है फाइनल तैयारी की। ये रहा एग्जाम के लिए हमारा टूल किट, ताकि एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाया जा सके। ये हैं वो 10 सबसे जरूरी सवाल। इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर इन सवालों को तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। अब ये है वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना है। हमेशा याद रखिए, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। पतन का सिर्फ एक कारण मत बताइए। और हाँ, डेट्स और जगहों के नामों में कंफ्यूज मत होइए। इन बातों का ध्यान रखने से बेकार में नंबर कटने से बच जाएंगे। चलिए फटाफट 2 मिनट में सब कुछ रिवाइज करते हैं। मैच्योर फेज,
2600 से 1900 ईसा पूर्व। शहर प्लान किए हुए, ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज, खाना गेहूं और जौ, क्राफ्ट्स बीड्स बनाने में माहिर, ट्रेड मेसोपोटामिया तक। रहस्य स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया और अंत कई कारणों से हुआ। हो गया। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल। राखी गढ़ी में हुई हाल के डीएनए स्टडी से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग इसी जमीन के थे और उनकी जेनेटिक विरासत आज भी साउथ एशिया के लोगों में है। यह खोज हमारे प्राचीन इतिहास की समझ को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।